किया था, जो टेस्ट जो है हमने वो डिस्कस नहीं किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेस्ट शेयर किया है, तो टेस्ट निकाल लेंगे सभी और वन बाय वन अपना जो जो प्रॉब्लम है मैं कॉल दूंगा उसके हिसाब से पूछेंगे। 1 से लेके 3 तक। 1 2 3। सर फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl NaCl KCl। देखो बेटा, हम लोगों ने डीपीपी में भी डिस्कस किया था ये वाला प्रॉब्लम। आप कंडक्टेंस देखना चाहते हैं तो आयंस का मूवमेंट देखेंगे आप पानी के अंदर। तो देखो Cl तो सब में कॉमन है, तो चेंज क्या होगा बेटा आपके पास? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनिटी डाइल्यूशन ऑफ NaCl KCl एंड ये, तो हम देखेंगे Li पॉजिटिव चेंज कर सकता है, Na पॉजिटिव का चेंज हो सकता है और K पॉजिटिव का चेंज हो सकता है कंडक्टेंस। क्लियर? अब दूसरी बात याद की आपने, क्या बताया था मैंने? पानी के अंदर जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन है तो डाइल्यूशन का मतलब तो वाटर ही है ना, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। मोस्ट हाइड्रेटेड लिखवाया था ये, और मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है। पानी के अंदर जो लिथियम जो है वो मोस्ट हाइड्रेटेड मतलब लार्ज साइज का हो जाएगा, और पोटेशियम जो है जो बड़ा है वो स्मॉल हो जाएगा। काफी डिस्कशन भी किया था हमने, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो आप बताओ मुझे, सबसे छोटा आयन पानी के अंदर कौन सा होगा? लिथियम। पानी के अंदर तो लिथियम नहीं होगा बेटा, पहले भी यही सिखाया, आज भी वही बात कह रहा हूं मैं। सबसे छोटा आयन जो बड़ा होता है, मैंने लिख भी दिया है, देखो नोट्स भी देखोगे H वहां भी प्लस पिछली। लिखा है सर। हाँ, तो सबसे छोटा आयन कौन सा होगा अब? H प्लस। पोटेशियम। बेटा जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर दोगे ना। पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम में कौन सा होगा सबसे छोटा आयन? पोटेशियम होगा सबसे छोटा आयन, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से बताओगे ना। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे छोटा जो है वो पोटेशियम होगा। तो जो सबसे छोटा होगा उसकी मोबिलिटी हाई होगी, तेज चलेगा, इसलिए आपका कंडक्टेंस जो पोटेशियम वाला है उसमें सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर सोडियम, फिर लिथियम। इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो बहुत बार डिस्कस हो गया, भूला मत करो, याद रखा करो चीजों को। 3 तक कोई और? अप टू 3 तक। 6 तक बेटा, 6 तक किसी का? अप टू 6। सर फोर्थ नंबर। फोर्थ कहता है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन इनटू 2 बीकर एंड डाइल्यूटेड बाय एडिंग 50 मिलीलीटर वाटर। ठीक है। लेमडा एम ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 1.5 टाइम, दैट ऑफ वाई इंक्रीज बाय 20 टाइम। देखो किसका कंडक्टेंस ज्यादा इंक्रीज हुआ है और किसका कंडक्टेंस, एक जो कंडक्टेंस होता है जैसे हमने कोलरॉज रूल पढ़ा था, एक कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होता है और एक का कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है। जो लेमडा एम, और आप कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचते हैं, कोलराउज का इफेक्ट पड़ा था, तो किसके कंडक्टेंस में डाइल्यूशन पर तेजी से इफेक्ट आता है? किसमें लग रहा है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है और उनकी कंडक्टेंस बड़ी तेजी से ऐसे बढ़ती है, ऐसा ग्राफ किया था, और स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे बढ़ती है। तो डेटा यही तो कह रहा है, कहता है एक में तो सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ, देखो 1.5 टाइम, और एक में इंक्रीज हो गया 20 टाइम। तो ज्यादा तेजी से किस में बढ़ा, इंक्रीज किस में हुआ बेटा? आंसर दिया करो। वाई में। वाई के अंदर। तो वाई इसका मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक। तो X स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, Y वीक। तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो X NaCl हो गया। एस्टिक एसिड एक वीक होता है तो वीक हो गया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वीक होते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा, 7 से लेकर के आप आ जाओ 9 तक, किसी का प्रॉब्लम? अप टू 7 to 9। 7 से लेके 9 तक। 12 तक आगे बेटा, 12 तक किसी का प्रॉब्लम? अप टू 12। 12 तक किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम?
नेक्स्ट आ जाओ 13 से लेके 15 तक, किसी का प्रॉब्लम? 13 टू 15, 18 तक बेटा, किसी का 18 अप टू 18, अप टू 18। सर 18। 18 क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रेसिपिटेट द नेगेटिवली चार्ज्ड इमल्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रेसिपिटेट द नेगेटिवली चार्ज, ये क्या आ गया यहाँ, ये कोई और किसी का पार्ट जुड़ गया इसमें, गलत है बेटा, ये इमल्सन वाला पार्ट हमने अभी नहीं किया है, ये अलग चैप्टर है। नेक्स्ट चलो फिर 22 तक। सर 21। 20 और 21। 20 तो देखो बेटा सीधा फार्मूला बेस इक्वेशन है कि सेकंड ऑर्डर ब्रेक इक्वेशन, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और 60 डिग्री एंगल दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन। तो मैंने एक आपको ब्रेक इक्वेशन लिखवाया था, क्या फार्मूला था ब्रेक इक्वेशन का? ब्रेक इक्वेशन सॉलिड स्टेट चैप्टर में तो लास्ट में लिखवाया था मैंने, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। डीपीपी में भी क्वेश्चन दिया था मैंने। एन का मतलब ऑर्डर होता है, तो सेकंड ऑर्डर बोल दिया उसने, 2 लिख दो। और लेमडा दे रखा है ये आपको 10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम तो 1 लिख दो, 2d निकालना है, साइन 60 की वैल्यू रख देना बेटा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 22 तक किसी का, और अभी एक कॉल किया था किसी और स्टूडेंट ने, कौन सा नंबर था? 21। 21। सर पीछे करिए मेरे को, अभी पीछे वो वाला रह गया था यार। कौन सा नंबर बेटा? ये 21 वाला सर। 21 बताना है ना? यस सर। बता रहा हूँ 21, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। 21 कह रहा है ए सब्सटेंस ए बी सी डी क्रिस्टलाइज इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां जहां जो आता जा रहा है वो रखते जाओ। देखो कहता है ए कहाँ आ रहा है? कॉर्नर पर, लग दो कॉर्नर पर बेटा, ए कॉर्नर पर है ए। फिर कह रहा है बी एट द सेंटर, बॉडी सेंटर पर आ गया, रख दो जो पार्टिकल बॉडी सेंटर पर है बी। फिर कहता है सी एट अल्टरनेट फेस, तो अल्टरनेट फेस ऊपर सी है, अल्टरनेट फेस, एक क्यूब के अल्टरनेट फेस के ऊपर आ गया सी। फिर कहता है डी जो है अल्टरनेट एज, अल्टरनेट एज बना दो बेटा, अल्टरनेट एज, डी आ गया। अब करते जाओ, देखो एक एक को सोल्व करो। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर कितनों में डिवाइड होता है? 1/8 में। ए की वैल्यू निकाल लिया आपने। बी होता है बॉडी सेंटर, वो तो एक ही रहेगा, वो तो किसी से शेयर नहीं होगा। अब ये जो है ये बड़ा थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, पार्ट है। अल्टरनेटिव फेस बताया था मैंने, एक रूम में अल्टरनेटिव फेस कितने होते हैं? सर बताएगा कोई 3/2। बच्चा? नो बेटा, अल्टरनेटिव फेस का मतलब है एक छोड़ के एक, तो हमेशा एक क्यूब के अंदर अल्टरनेट फेस 2 आएंगे। अल्टरनेट फेस मैथ अलग है और एक्चुअल विजुअलाइजेशन अलग है। अगर आप एक छत पे पार्टिकल रख रहे हो छत के सेंटर पर, तो दोनों चारों दीवारों पर नहीं रख सकते जो उसको लग रही है दीवारें, क्योंकि वो तो उसकी एडजेसेंट है चारों दीवारें। इसको विजुअलाइज करो। आप और मैं इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सोचो जरा। अगर आप जहां छत पे आपके रूम में एक पंखा लगा हुआ है छत पर, तो इस पंखे के अल्टरनेटिव पंखा कहां लगाया जा सकता है, जरा सोचो। बॉटम। बॉटम पे, वेरी गुड, क्योंकि रूम तो क्यूब तो रूम जैसा ही होगा, चारों दीवारों पे तो नहीं लगा सकते ना आप, क्योंकि किसी भी दीवार पे लगाया आपने तो वो तो एडजेसेंट है उसकी जो चार दीवारी है। इसलिए जब कभी भी, इवन मैंने नोट्स में भी लिखवाई है बात, इसलिए एक एक लाइन अच्छी तरीके से पढ़ा करो बेटा। जहां पर वर्ड आ जाए अल्टरनेटिव फेस, क्यूब में बात आ जाए, क्यूब के अल्टरनेटिव फेस 2 ही होते, क्यूब के अल्टरनेट फेस कभी भी 3 नहीं होते, टोटल 6 होते हैं,
लेकिन उसके अल्टरनेट पे रखना है तो 2 ही बनेंगे। अल्टरनेट फेस, याद रखना ये बात अब आगे, अल्टरनेट फेस 2 ही होंगी। फिर देखो अल्टरनेट एज, अल्टरनेट एज कितने हो सकते हैं, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा। देखो तो अल्टरनेट नहीं, आपके देखो एज टोटल 12 सर होते हैं। 4। हाँ, अब इसमें बना के सोचो दिमाग में। ऊपर मान लो 4 वाले हैं, ऊपर 4 में से किसी 2 पे ही रख सकते हो ना। 4 में से, 4 किनारों में से 2 अल्टरनेटिव रख सकते हो आप। और जो 4 दीवारी है उसमें किसी पे भी नहीं रख सकते, रख दिया तो लगातार हो जाएगा। और नीचे वाले में रख सकते हो फिर आप, तो इसका मतलब 4 आ गया। तो अगर विजुअलाइजेशन कर लो तो ज्यादा बेटर है। सोते टाइम सोचा करो ये कि ये कैसे हुआ। अल्टरनेटिव कमरे के सारे जो है एज देखो 12, और अल्टरनेटिव रखते जाना है तो कहाँ कहाँ रखोगे आप, वो चीज आपने देखनी है। तो 1, और यहां नहीं रख सकते 2, तो चारों कोनों पर नीचे रख सकते 2, फिर नीचे रख सकते हो, तो टोटल आपके 4 आ सकते हैं। टोटल आपके 4 आ सकते हैं ये। अब फार्मूला देखो बेटा क्या बन सकता है आपका। बट ये बात, अब तो चलो क्वेश्चन तो हो ही गया, मैंने बता ही दिया आपको कि क्वेश्चन जो आया आपका ए जो आया है, कॉर्नर कितना था, ए एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक कॉर्नर 8 में डिवाइड था, 8 कॉर्नर थे, तो कॉर्नर आएगा A1। इसका मतलब आंसर मैच नहीं खा रहा आपका क्या। A1 जो आएगा आपका बॉडी सेंटर, वो आएगा B1। सर ये आंसर होगा ना, ABCD। सी क्यों होगा बेटा, सी, अच्छा अल्टरनेटिव, हाँ। सर ऑल्टरनेटिव फेस का अब इफेक्टिव नहीं निकाला। हाँ अच्छा, अभी शेयरिंग नहीं निकाला हमने। तो अल्टरनेटिव फेस आए थे 2, एक फेस कितनों में होता है, 2 में कॉमन होता है, तो ये भी हो गया 1। और एक अल्टरनेटिव एज कितनों में शेयर होता है, 4 में, तो ये भी हो गया 1। तो आपका आंसर आ जाएगा ABCD, थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा आपको। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था आपका, बट ये चीज अब याद कर लेना बेटा, किसी भी क्यूब में अल्टरनेट फेस कहे तो 2 लेने हैं, और अल्टरनेट एज कहे तो 4 लेने हैं। क्लियर। सर अल्टरनेट का मतलब ये कि उससे कोई, जैसे कि अल्टरनेट कोई एड्ज है तो उससे कोई और एड्ज उससे छुपनी नहीं होनी चाहिए हाँ, जिसके पास मतलब जो किनारा होता है उस किनारे को जो लगने वाला किनारा दूसरा है उस पे पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब ये एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के फिर एक, फिर एक जगह छोड़ के फिर एक। सर मेरे को ये समझ नहीं आया क्या बेटा, कि क्या समझ। ऑल्टरनेट H4 कैसे। तो किनारों में तो बेटा अब मैं ये बात कैसे आपको विजुअलाइज कराऊं, आप खुद सोचो ना। आपके पास 12 किनारे हैं, तो छत में किसी एक किनारे पे पार्टिकल रखो आप, और फिर इसके जितने अल्टरनेटिव है उसके छोड़ दो। कितने अल्टरनेटिव छोड़ोगे, देखो एक किनारे पे रख दिया तो। अब ये तो विजुअलाइजेशन पावर है ना बेटा आपकी। रूम में सोचो, रूम को देखो, रूम को सोचो। एक किनारे के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया, उसको कितने किनारे टच कर रहे हैं वो आपने पार्टिकल नहीं रखने। तो 2 छोड़ देंगे। 2 क्यों छोड़ेंगे बेटा, 4 नहीं छोड़ोगे, खड़ी दीवारों के किनारे नहीं छोड़ोगे। अच्छा खड़ी ठीक है दीवारों, सर, समझ गए। है ना, वहां वाले भी आएंगे। तो विजुअलाइज करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ेगा आपका। सामने होते तो मैं उंगली कर करके बता देता कि भाई ये यहाँ उंगली पर यहाँ पार्टिकल है, फिर इधर छोड़ो, यहाँ करो, यहाँ करो। आप ऐसा सोचना, आपको पता लग जाएगा। तो अभी याद कर लो, जिनको अभी भी नहीं पता लगा है वो बाद में सोचते रहना, लेकिन सर ये याद कर लो कि अल्टरनेटिव फेस 2 होते हैं, अल्टरनेटिव एज 4 होते हैं। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे? है बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। सर सर वो पूछ रहा हूँ अल्टरनेटिव कॉर्नर्स कितने अल्टरनेटिव होंगे। कॉर्नर अब आप देखो, होंगे। अल्टरनेटिव कॉर्नर कितने होंगे, एक कॉर्नर इधर आ जाएगा तो ये भी तो 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। अल्टरनेटिव कॉर्नर। हाँ, कॉर्नर भी 4 हो जाएंगे। ओके सर। नेक्स्ट चलो बेटा, फिर कहां तक पहुंच गए हम, 22 तक। 22 के सर बाद आ जाओ, 23rd। 22 के बाद 25 तक आ जाओ। सर 23rd। 23rd, 23rd क्या कह रहा है, सर इसका आंसर नहीं आया। देख लेते हैं बेटा, कोई बात। ये है आपका 23rd नंबर प्रॉब्लम।
कैलकुलेशन वाला है। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें आंसर आपका ना कैलकुलेशन जो क्यूब वाले कैलकुलेशन है उसका प्रैक्टिस करना थोड़ा, इसलिए कुछ बच्चों को दिक्कत आती है जब क्यूब वाले करते हैं। तो इसमें देखते हैं अपने, कहता है द नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ एफसीसी क्रिस्टल, नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ एफसीसी क्रिस्टल विद डेंसिटी इतना एंड सेल एज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एटम निकालना है, डेंसिटी गिवन है, क्या फार्मूला यूज करेंगे बेटा, डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर इनटू ए का क्यूब। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं तो इसको आप देखो m अपॉन एन ए, चलो मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि एक आपके पास नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल 11th क्लास का फार्मूला वेट से निकाल सकते हो, फार्मूला वेट अपॉन मोलर मास, या आप किससे निकाल सकते हो, गिवन नंबर से, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो m को इधर ले जाता हूं, n को इधर ले आता हूं मैं, तो n जो है ये हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं w अपॉन n इज इक्वल टू m डैश अपॉन एन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस फार्मूले को, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हो। मुझे चाहिए m अपॉन एन ए, मेरे पास नहीं है, मैंने m अपॉन एन ए निकालना है, तो ये देखो m को इधर ले जाऊंगा तो m अपॉन एन ए आ जाएगा, और m अपॉन एन ए किसके इक्वल आ जाएगा, देखो आप। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो सीधा सीधा फार्मूला बेस नहीं है, इसमें आपको सोचना होगा, जिस काम को करने के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपको यही तैयारी करनी है। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं, बोलते जाओ बेटा, रिप्लाई करते जाओ, मुझे पता लगता जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, z, m अपॉन एन ए की जगह क्या रख सकते हो आप, सपोज ये m डैश है, w अपॉन n इंटू एन ए लिख सकते, बस हो गया, a क्यूब आ गया। अब आप वैल्यू पुट करो, देखो आपको क्या चाहिए, क्या नंबर ऑफ एटम्स n चाहिए आपको इन 100 ग्राम ऑफ एफसीसी, सब कुछ आ गया आपको, फार्मूला आपने बना लिया, वैल्यू पुट कर दो, तो ये है 10 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू रख दो 10 ग्राम, z एफसीसी यूनिट सेल है तो z की वैल्यू 4 आ गई, वेट आपको गिवन है देखो 100 ग्राम, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, a की वैल्यू दे रखी है आपको 100 पिकोमीटर, तो इसको आपने किस में करना है, सेंटीमीटर में, मस्ट है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 100 पिकोमीटर को कितना लिखते हो आप, 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर करते हो तो कितना हो जाता है 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, तो 10⁸ रह जाएगा अब सेंटीमीटर, तो यहाँ 10⁸ सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो क्यूब करना है। अब आप ये निकाल लो सारा, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, हो जाएगा सर। हाँ कर लेना बेटा, पर ये फार्मूला सभी बच्चों से, यू नीड टू लर्न दिस फार्मूला, कि नया फार्मूला बन गया आपके पास, z इंटू ये तो करते हो, अगर ये ऐसा आ जाए, क्योंकि ऐसा दे सकता है एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में, तो ऐसे कर लेना आप। 26 तक किसी का और हो तो पूछ सकता है। सर 25। शॉर्टकट इफेक्ट में बेटा आयन पेयर जाते हैं बाहर, जितने कैटायन जाएंगे 25 इन ए फेस सेंटर्ड ए यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय, अरे डीपीपी में भी किया था, एक रूम कितने रूम्स के चारों तरफ सराउंडिंग हो सकता है, एक रूम के चारों तरफ कितने रूम बन सकते हैं बेटा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 रूम बन सकते हैं एक रूम के चारों तरफ। तो वो क्यूब कह रहा है, यूनिट सेल कह रहा है, एक यूनिट सेल कितनों की शेयर होगा यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल जो होगा वो 6 से होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे से, तो 6 साइड से। विजुअलाइजेशन तैयार करो बेटा, विजुअलाइजेशन कमरे के, सॉलिड स्टेट चैप्टर करना है तो रूम को छोड़ो ही मत, रूम के हिसाब से सोचते जाओ, क्वेश्चन क्लियर है आपका।
नेक्स्ट आ जाओ 27 से लेके 30 तक किसी का, 27 अप टू 30, 33 तक, 33, 34 से 37, 40 तक किसी का बेटा, सर 38। 38 क्या है? अच्छा, पिक्नोमेट्री डेंसिटी। देखो जो ये नाम वाम में मत फंसो आप तो ये सोचो कि आपको डिफेक्ट निकालने हैं तो ऊपर कम वाली वैल्यू, नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, इंटू 100 कर दो। आपको फ्रैक्शन नहीं है तो 1 कर दो। देखो पिक्नोमेट्री डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इतना, एक्सरे डेंसिटी इतना, द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट। तो पहले आप ऑक्यूपाइड साइट निकालो। ऑक्यूपाइड कैसे होगा? डी स्मॉल और डी लार्ज। टोटल डेंसिटी इतना होना चाहिए था लेकिन इतना ही भरा हुआ, तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। अब अनऑक्यूपाई निकालना है तो 1 में से माइनस कर देना जो आंसर आए। फ्रैक्शन है तो 1 में से निकालना होता है, नहीं तो 100 में से। तो 1 माइनस डी स्मॉल और डी लार्ज। ऑक्यूपाई करना जैसे क्लास कितनी भरी हुई है, सीटें कितनी है और लोग कितने बैठे हैं। अगर सारे भरे हैं तो 100% ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो डेंसिटी कम डिवाइडेड बाई डेंसिटी लार्ज, जितनी ज्यादा होनी चाहिए। अनऑक्यूपाई कितनी है? टोटल पार्ट 1 है, उसमें से माइनस कर दो, अनऑक्यूपाइड आ जाएगा। 41 तक बेटा किसी का, और 41 तक। नेक्स्ट आ जाओ आप 45 तक किसी का, और सर 43। 43। If the unit cell of mineral has cubic packed CCP arrow of oxygen atom, देखो क्या कह रहा है। इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एरे ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गए 4 क्योंकि सीसीपी अरेंजमेंट है। कॉपिक ओ सीसीपी 4 हो गए तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। अब उसमें भरा कितना कितना पार्ट है वो देखो। m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल occupied by aluminium ion and n fraction of tetrahedral hole occupied by magnesium ion, m and n। तो फार्मूला बनाना पड़ेगा बेटा में। तो देखो फार्मूला कैसे बनाओगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है टोटल 4, तो ऑक्सीजन 4 है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चार्ज होगा टोटल। टोटल चार्ज -8 हो गया, तो -8 है तो इधर टोटल चार्ज 4 होना चाहिए। तो कैसे रखूं, MgAl2O4। तो देखो 3 2 जा 6 और 2 8। वैसे मैंने आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर में फार्मूला कराया ही था, क्योंकि जो पूछेगा वो तो जो पढ़ाया है उसी में से पूछेगा। यही एग्जांपल तो करवाया था, MgAl2O4। तो चार्ज भी बैलेंस करके देख लो। देखो ऑक्सीजन 4 है तो एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, टोटल हो गया -8। पॉजिटिव चार्ज भी टोटल +8 आना चाहिए। तो एक मैग्नीशियम ले लूंगा तो उसका चार्ज +2, 2 एल्यूमिनियम ले लूंगा तो +6, 6 और 2 8। तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें से जो फ्रैक्शन ऑफ अब मैग्नीशियम कहाँ जाता है उसके अंदर, स्पाइनल स्ट्रक्चर ही तो पूछ रहा है। 8 में तो मैग्नीशियम तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 1/8। और एल्यूमिनियम 2 है, 4 में से इसमें जाएंगे तो 2/4। तो 1/8 एंड 2/4 ये आ जाएगा। किस किस में पूछा, देखो मैग्नीशियम आयन, टेट्राहेड्रल हैज ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। तो टेट्राहेड्रल मैग्नीशियम का 1/8 आ जाएगा और दूसरे वाले का 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्यों आया, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 आया। क्लियर हो गया बेटा, चलूं आगे। यस सर। तो बस लेट्स स्टार्ट देन। लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था आपको। इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइसिस, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, या आपको ये बताया था कि मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, और साथ में हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें बनेंगी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है वो फेराडेज लॉ से किया जाता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अगर कोई एनोड या कैथोड पर किसी चीज का अमाउंट बनेगा तो वो कितना बनेगा, ये फेराडे ने बताया था। इसने अपने 2 लॉज दिए थे, उसने इसके अकॉर्डिंग। सर हाँ आवाज नहीं आ रही। है बेटा, हेलो, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है हाँ सर। बेटा, आप अपना नेटवर्क उसमें चेक करो, हो सकता है इश्यू आ रहा हो आपका, बाकियों को आ रही है। तो देखो, जो आपकी क्वांटिटिव एनालिसिस है, क्वांटिटी एनालिसिस में फेराडे ने बताया था कि भाई कितनी क्वांटिटी में कोई चीज बनेगी। इसके लिए उसने 2 लॉ दिए थे, एक फर्स्ट लॉ और एक दूसरा लॉ, सेकंड लॉ बोल सकते हैं। तो फेराडे ने ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हो किसी चीज का कितना अमाउंट बनेगा, इसके रिगार्डिंग उसने 2 लॉज दिए। तो उसने फर्स्ट लॉज क्या दिया, सिंपली बात कहता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो आप, फर्स्ट लॉ में उसने क्या बोला, कहता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जितनी ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा और उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज on electrode is directly proportional to amount or quantity of charge, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना अमाउंट ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज होगा। सपोज इसको एम से हम कर लेते हैं या डब्ल्यू से कर लेते हैं, कितना वेट डिपॉजिट होगा, और क्वांटिटी जो चार्ज है उसको क्यू से डिपॉजिट कर लेते हैं हम। तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, मान लो मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो अमाउंट ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इवन मैंने ये आपको पिछली क्लास में बता दिया, आज दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो इसका मतलब जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, और चार्ज जो आपको पता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू और Q इज इक्वल टू IT होता है। इतने टाइम में कितना चार्ज दोगे, तो W जो है वेट जो डिपॉजिट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी सब्सटेंस, मेटल है तो डिपॉजिट होगा, गैस होगा तो इवोल्व होगी। तो वेट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT कर दो। अब हर एक मैटर का अलग अलग अमाउंट होता है, तो इक्विलेट करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं, और यह कांस्टेंट लगता है Z। तो याद करोगे W इज इक्वल टू ZIT, जिट W इज इक्वल टू ZIT, जिसमें अमाउंट जो है, W जो है यहाँ लिख दिया हमने, अमाउंट ऑफ स्पीसीज जो डिस्चार्ज हो रही है, मतलब एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी जा रही है। I जो हो गई, ये आपकी I का मतलब हो गया करंट पास्ट, और T का मतलब हो गया टाइम, और Z जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। शॉर्टकट में ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W इज इक्वल टू ZIT। अगर हमारे पास सारी चीजें हो तो हम इससे जो है बना सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। और जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि मान लो आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और उसमें आप
इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कर रहे हो भाई। इधर तो आपने ये बोला कि जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डालोगे उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। मान लो अलग अलग सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करें तब कितना डिपॉजिट होगा, तो सेकंड लॉ बोलते हैं उसको। तो सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है इफ ऑन पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सेम इक्विवेलेंट आर डिपॉजिटेड या आर डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कहता है अगर मान लो आपने अलग अलग सॉल्यूशन है उसमें सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो उनका अमाउंट सेम डिपॉजिट नहीं होगा, उनकी इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे, जिसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं हम। ग्राम इक्विवेलेंट है जो सेम डिपॉजिट होंगे। जैसे दो स्पीसीज है, जैसे हमने पिछले दिनों क्वेश्चन भी किए हैं, एक तरफ कॉपर रखा था एक तरफ हाइड्रोजन। मान लो कोई इक्विवेलेंट ए के हैं और इक्विवेलेंट बी के हैं, वो सेम डिपॉजिट होंगे अगर आपने करंट सेम डिपॉजिट की। तो इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बी, तो इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बी करोगे आप तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ बी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो ये हमेशा सेम डिपॉजिट होंगे। अगर तो दोनों चीजें समझ आ गई। पहला क्या कहता है? पहले रूल के अंदर क्या कहता है? वो कहता है अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसमें जितनी करंट ज्यादा पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता जाएगा या इवोल्व होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। अगर अलग अलग सॉल्यूशन है और सेम करंट डाल दिया आपने, अगर सेम करंट डाल दिया तो फिर क्या होगा? देखो अब W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू ZIT। तो इस फार्मूले को आगे भी कर सकते हो आप। W इज इक्वल टू ZIT अपॉन E ए स्पीसीज के लिए इज इक्वल टू ZIT अपॉन E बी स्पीसीज के लिए। अब IT तो सेम है ना दोनों में, बिकॉज IT Q होता है। तो ZQ अपॉन E ए के लिए, ZQ अपॉन B E बी के लिए। तो सेंस आपने क्या किया? सेंस सेकेंड लॉ में करंट तो सेम पास किया, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, सो इज इक्वल टू जेड अपॉन ई इज इक्वल ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ई फॉर बी। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी आप लगा सकते हो। तो W इज इक्वल टू जेट भी लगा सकते हैं आप। तो अब देखो पॉइंट आता है, सिंपल सी बात यह है कि इस केस में कहता है कि जितना ज्यादा करंट दोगे आप उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। अगर करंट सेम दे दिया तो इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे, वेट नहीं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशो सेम होगा या Z अपॉन E का रेशो सेम होगा। अब यहां पर E क्या चीज है और Z क्या चीज है, अभी देखो बात की हमने, इसको हम अलग से करते हैं। हेयर दोनों केस मिलाते हैं। Z क्या चीज है, इसको एक नाम दिया हमने इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, और E क्या चीज है यहां पर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी स्पीसीज है उसका। और Z और E में ये रिलेशन आ गया। तो अब इस Z को डिफाइन कैसे करें बेटा? तो Z का मतलब क्या है, अब अलग से बात करते हैं और कुछ बेसिक सी चीजें करते हैं। अब नोट नंबर 1, सिंस इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस के निकालने, इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज, आप कह सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ जो आपका
इलेक्ट्रिसिटी है। ये लास्ट क्लास में बताया, इसमें फिर बताता हूं। इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज आप वेट से निकाल सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीसीज। और इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कितना करंट दे रहे हो, Q बाई एफ, या IT बाई एफ लिख सकते हो, Q बाई एफ या IT बाई एफ। ये करंट की इलेक्ट्रिसिटी फेराडे से डिवाइड करेंगे तो। अब वेट और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर, तो ये लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू Q जो होता है वो IT अपॉन एफ लिख सकते हो आप। अब आपको कभी भी वेट निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, फार्मूला वेट IT एन फैक्टर इंटू एफ। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल शॉर्ट आउट कर सकते हो आप इस फार्मूले से भी। तो यहां से क्या आपको वेट डिपॉजिट पता लग जाएगा, M डैश IT NF F, ये जो है सारे आपको, F फेराडे कांस्टेंट हो गया, T जो होता है 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। लास्ट क्लास में बताया था, यहां चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है उसको फेराड बोलते हैं। तो वेट इज इक्वल टू M डैश IT अपॉन NF। किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। आप इसमें अगर वन सिंगल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है तो सीधा ये लगाओ, डबल इक्वेशन है तो आप दोनों के इक्वेट बैलेंस करो। तो जैसे आप इसमें इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये नोट नंबर पहला कर रहे हैं, मतलब नोट नंबर मतलब न्यूमेरिकल बनाओगे जब आप, तो क्या करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज। एक सैंपल भी डाल देते हैं, इवन पिछली बार किया है क्वेश्चन हमने, लेकिन फिर भी एक सैंपल डालता हूं मैं। तो अब आप क्या इस फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो, और इवन एनसीईआरटी बेस वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी से होंगे आपके। W इज इक्वल टू M का मतलब फार्मूला वेट बोल सकते हो, एटॉमिक वेट, या जो भी आप मोलिकुलर वेट लिखते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, सपोज 5 एम्पियर current is passed through aqueous copper sulfate solution for 965 seconds. Calculate the amount of copper deposited on cathode. ये प्रॉब्लम दे दिया, देखो मैंने आपको। 5 एम्पियर करंट is passed through aqueous copper sulfate solution for 965 seconds. Calculate the amount of copper deposit on cathode. Simply सबसे पहले आपको ये देखना है कि करना क्या है और फार्मूला क्या लगाना है। देखो एक ही सब्सटेंस है, कॉपर के बारे में बात कर रहा है वो, एक ही सब्सटेंस है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे कि भाई कॉपर जो होगी, कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव होगा, इसका 1 मोल बना लो Cu का। Cu+2 से Cu बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यूज होंगे। इसका मतलब कॉपर का एन फैक्टर मिल गया आपको 2, कॉपर का एन फैक्टर मिल गया 2। आपको वेट निकालना है, डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लो। तो जब भी फार्मूला यूज करोगे तो क्या फार्मूला आएगा, W इज इक्वल टू फार्मूला वेट IT अपॉन NF। देखो वेट निकालना है आपको, यू वांट टू कैलकुलेट वेट, फार्मूला वेट ऑफ कॉपर 63.5। you must need learn about the formula weight of some important thing। 63.5 I एम्पियर, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 965 सेकेंड, एन फैक्टर है आपका 2, और ये आ गया आपका फेराडे की वैल्यू होगी 96500। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना वेट आएगा, वो ग्राम में आंसर आ जाएगा आपका।
तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। सर ये 96500 क्यों लिखा है समझा नहीं, एक बार दोबारा। एक पिछली क्लास में तो बताया था 1 फेरेड की वैल्यू होती है, एक एफ है, 1 एफ का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम, क्योंकि 1 फेरेड इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 96500 कूलम, और 96500 कूलम को 1 फेरेड बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो जहां भी 1 फेरेड 1 एफ है तो उसकी वैल्यू 9650 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? चलूं आगे? किसी को कोई डाउट हो कहीं भी, जैसे इस बच्चे ने पूछ लिया, इसको डाउट था ये, तो जिसको भी डाउट हो वो अपनी बात पूछ लिया करो कि सर यहाँ ये चीज कैसे आई या क्या है। सर क्वेश्चन में तो 1 फैरेड दिया नहीं था। क्वेश्चन में 1 फैरेड नहीं था ना सर, तो सर 1 फैरेड कैसे पता लगा? ये फार्मूला है ना, ये रहा बेटा, वेट इज इक्वल टू एम आई टी अपॉन एन एफ एफ, इसी फार्मूले को यूज करना है ना। तो एम ये आ गया, आई ये आ गया, टी ये आ गया, एन एफ एन फैक्टर यहां से इक्वेशन से देख लिया, एफ की वैल्यू 96500 है। तो सर वो तो हमेशा फिक्स होगी ना अब? हाँ ये वैल्यू फिक्स रहेगा, फेरेड का वैल्यू ओके फिक्स सर। रहेगा। क्लियर? चलूं आगे? यस सर। देखो और बेसिक पर चला जाता हूं, क्योंकि कोई बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कई बच्चों से। जैसे प्रॉब्लम ये आ जाए, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन फैरेड यूनिट। फेरेड में निकालना है। देखो कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें चाहिए चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब कितनी वैल्यू होती है? 1 मोल, तो 1 मोल जैसे डजन 12 का होता है, तो मोल कितने का होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 मोल हो जाएगा, तो 9.1। 1 मोल कितने का होता है? 6.02 10⁻23 कूलम। अगर इसको सोल्व करूंगा तो टोटल ये आएगा 96500 कूलम, और जितने कूलम 96500 को हम बोलेंगे 1 फेरेड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1 फेरेड होता है। इसलिए हम जब कभी भी इक्वेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उतने फेरेड करंट हो जाता है। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 फेरेड करंट हो गया। क्लियर? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बोलोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? क्या बोलोगे बेटा? 1 फेरेड। 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 2 फैरेड। 10 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 10 फेरेड। और कूलम में है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 96500 कूलम। क्लियर है अब ये पॉइंट? यस सर। अब देखो, अब हम दूसरा नोट लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ, नोट कर रहे थे हम, उस पर क्वेश्चन बनते जा रहे थे। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z की। सिंस देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, वो कहता है कि W इज इक्वल टू ZIT होता है। इसका मतलब किसी सॉल्यूशन में हम I की वैल्यू, इफ I की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें और टाइम 1 सेकेंड कर दें,
तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Z, या इन दोनों को मिला के हम कह दें कि W इज इक्वल टू ZQ, और Q की वैल्यू मैं कर देता हूं 1 कूलम। 1 कूलम को आप 1 एम्पियर पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो अगर किसी में भी Q की वैल्यू 1 कर दी तो तब भी तो यही आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, Z क्या है, Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कब, जब उसमें कितना चार्ज दिया जाए आपको, जब 1 कूलम चार्ज पास किया जाए या 1 एम्पियर पर सेकंड पास किया जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, Z, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ substance some discharge on passing 1 coulomb charge और 1 एम्पियर पर सेकेंड चार्ज। तो Z जो होता है किसी भी सब्सटेंस को, ये अलग अलग सब्सटेंस में, मान लो आपने जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट में आपने 1 कूलम चार्ज पास किया, तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो आपका Z हो जाएगा, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो आपका Z हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज पास करने पर जितना आपका डिपॉजिट होगा अमाउंट, वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग आएगा। कैसे, देखो एग्जांपल, सपोज बेटा हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, देखो कॉपर सल्फेट Cu+2, ये कॉपर जा रहा है Cu। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर है, तो इसमें हमको देना है 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो इसके Z की वैल्यू आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू ZIT आप पास करोगे, तो कॉपर को हम 1 कूलम चार्ज पास करने पर जितना सब्सटेंस करेंगे, तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ये Z की वैल्यू इसके लिए, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना करंट हुआ बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फेरेड। तो 2 फेरेड का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 1 फेरेड इज इक्वल टू 9650 कूलम होता है। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं को क्या बोल सकता हूं, ये कह सकता हूं 2 फेरेड चार्ज गिव्स कितना कॉपर, गिव्स कॉपर 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना हो गया बेटा, 63.5 ग्राम। 2 फेरेड का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 96500 कूलम गिव्स कॉपर 63.5 ग्राम। आपको तो 1 कूलम चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो कितना हो जाएगा 63.5, 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो 63.5 डिवाइडेड बाई क्या की लिखूं मैं, 2 इंटू 500, या क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो निकाल लोगे तो जितना ग्राम आ जाएगा, या ये भी तो लिख सकता हूं 63.5 इंटू 2F, 63.5 अपॉन 2F, तो 63.5 अपॉन 2F। इस बात को देखो अब मैं एक अलग फार्मूले से भी लिख सकता हूं मैं, ये 63.5 कॉपर का क्या है, मोलर मास, 63.5 कॉपर का क्या है, मोलर मास, मोलर मास है ना। और N क्या है कॉपर का, ये 2 क्या है, N फैक्टर, और F तो M डैश अपॉन NF ही तो आ गया, M डैश अपॉन NF। तो M डैश अपॉन F किसी को मोलर मास को N फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वही तो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो E अपॉन F भी तो आ गया, E अपॉन F, E अपॉन F आ गया। तो ये है क्या चीज, है तो Z की वैल्यू ना, ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये सब क्या चीजें हैं, है तो क्या ये सब Z, क्योंकि ये देखो क्या लिखा था, Z इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज। सपोज कॉपर के केस में 1 कूलम चार्ज पास किया तो 63.5 ये आ गया। हम कॉपर ही क्या कोई भी चीज ले लेंगे तो ये जो Z आएगा वो इतना होगा M डैश अपॉन NF,
यहाँ कितना होगा, E अपॉन एफ, Z इज इक्वल टू E अपॉन एफ आएगा। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो किसी जगह पे। एक ही फार्मूला है, उसके डिफरेंट डायमेंशन देख रहे हैं। तो Z पहले एक आपने फार्मूला निकाला था, अब Z इससे भी निकाल सकते हो। Z इज इक्वल टू E अपॉन एफ, Z इज इक्वल टू, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो आपको तो क्या याद रखना है, मैं अभी सारी चीजें रिपीट करूंगा कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस में 1 कूलम चार्ज देता हूं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। सर ये मोलर मास अपन एन फैक्टर से इक्विवेलेंट कैसा है समझ नहीं आ रहा। इक्विवेलेंट वेट बेटा पूरी 11th पढ़ के आए हो। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, कई चीजों में तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है बेटा आप लोगों के लिए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर पढ़ा है। यस सर। तो वही चीज तो है बेटा ये। तो एम मतलब फार्मूला वेट हो गया, या मोलिकुलर है तो मोलिकुलर, एटम है तो एटॉमिक वेट, एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर, तो यही तो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो E इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, एम अपॉन एन फैक्टर। तो एम डैश फार्मूला वेट में एन का डिवाइड करूंगा तो E तो बनेगा। तो दिमाग को चारों तरफ घुमाया करो, कहां कहां पहुंच सकता है एग्जामिनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी शॉर्टकट में मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। अगर मैं किसी भी केमिकल में इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं और 1 कूलम चार्ज पास करता हूं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा बेटा। सर जेड की वैल्यू को, Z की वैल्यू के इक्वल, बिल्कुल सही कह रहे हो कि Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू निकालनी होगी तो किस किस फार्मूले से निकाल सकते हो, जेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 1 टू F से, या E अपॉन F, वो यहां से भी निकाल सकते थे आप। W इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, फार्मूला वेट और मतलब अदर मेथड अभी मैंने करवाया था। एक किया था W इज इक्वल टू ZIT, ऊपर किया था हमने, और एक W जो न्यूमेरिकल करवाया था तो वो क्या किया था हमने, M डैश अपॉन N IT अपॉन F, ये भी तो किया था। अब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो Z किसके इक्वल आ जाएगा, यही तो किया हमने। Z इज इक्वल टू या तो ये ले लो M डैश अपॉन NF या E अपॉन F। तो फार्मूला निकालना है, मतलब Z कैलकुलेट दो फार्मूलों से कर सकते हो, E अपॉन F या M डैश अपॉन NF। अब मैं आपको एक इक्विवेलेंट वेट निकालने की एक और डेफिनेशन बता रहा हूं। फिर अब मैं देखो, अभी मैंने आपको ये सिखाया है कि E इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दो फार्मूले हैं, इक्विवेलेंट वेट को F से डिवाइड कर दो, या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ये कर दो आप। यहां पर E क्या है, बोलते जाओ, यहां E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। M क्या है, मोलर मास ऑफ, मोलर मास भी बोल सकते हो, एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, जो भी होगी। एटम होंगे तो एटॉमिक मास, मेटल है तो उसका एटम होता है, गैसेस होंगी तो मॉलिक्यूल होगा। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एन क्या है, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, इसको एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पर मोल कितना एक्सचेंज हो रहा है, बहुत सारे। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, एफ फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 96500 कूलम। क्लियर, जेड निकाल लोगे, जेड क्या है बोल दो एक बार, क्योंकि ये बातें ना जैसे अपने आप से पूछना, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तो अपने आप से पूछना, जब दिमाग में सेट हो जाएंगी तो फिर तो कॉपी की जरूरत ही नहीं है, दिमाग की फ्लोपी में आते ही सब चीजें समझ आ जाएंगी। कि मैं अगर मैं बोलूंगा 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड, तो 1 कूलम चार्ज है तो फटाफट आप किसके बराबर निकाल दोगे, M डैश अपॉन एन एफ के, जेड के बराबर निकाल दोगे।
एक चीज और, अगर हम किसी में भी 1 कूलम चार्ज पास करते हैं अपने, तो अब देखो दूसरा पॉइंट ये है, हाउ मच, इसमें भी लिख लेते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ amount of substance deposited on passing 1 farad charge। पिछली बार कितना बताया था मैंने बेटा? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज। अब क्या बता रहा हूं मैं? 1 फैरेड चार्ज पास करना है तो कितना डिपॉजिट होगा? 1 फैरेड चार्ज पास करना है तो कितना डिपॉजिट होगा? देखो अभी आपने किया, सिंस ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना लिखूं बेटा? Z मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यस, वेरी गुड, m डैश अपॉन n अपॉन f, इतना डिपॉजिट होगा ना, या इतना कह दो या इतना कह दो, एक ही बात है। तो ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज सब्सटेंस डिपॉजिट m डैश अपॉन nf, आपको कितना चाहिए? जब ये सारा काम हो जाएगा ना, 1 फिर तो फैराड चार्ज 1 फैरेड चार्ज, तो ऑन पासिंग 1 फैरेड चार्ज सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा? m डैश अपॉन nf इंटू f, f से f कैंसिल हो गया तो कितना रह गया? m डैश अपॉन n किसके बराबर होता है? किसी के फार्मूला वेट को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर होता है वो? इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस हो, आपने 1 फैरेड चार्ज दे दिया तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो क्या लिख सकते हो नेट, आपका कंक्लूजन क्या निकला? ऑन पासिंग 1 फैरेड चार्ज, amount of substance deposited equal to its equivalent weight। बातें बड़ी छोटी सी हैं लेकिन दिमाग में बैठते बैठते टाइम लगता है, बस इतनी सी बात है। अगर मैं कह दूं कि अब देखो आप अपनी इसी बात को, अब इससे क्या, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी लंबी लंबी कैलकुलेशन वर्बली दूसरे को समझ आए ना आए, आप लंबा सा क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। जैसे अब इन दोनों बातों की बात का आंसर दो मुझे, अगर 1 वर्ड आंसर देना, पहले 1 वर्ड। अगर बच्चों मैं ये बोलूं आपसे कि 1 फैरेड चार्ज किसी भी सॉल्यूशन में दूंगा तो किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इक्विवेलेंट वेट के बराबर। सभी बोलो कि अगर 1 फैरेड चार्ज दूंगा तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब मेरी बात पर ध्यान देना, अगर 1 कूलम पास करूंगा तो तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? m dash by nf। इसको 1 वर्ड में क्या बोलेंगे? जेड। Z के इक्वल। जेड, वेरी गुड बेटा, जेड। बस ये बात ध्यान रखना। अब जितनी पढ़ाई हमने अभी की ना, आधा घंटा जो मत्था मारा है, वो सब क्लियर है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज पास करते हो तो जेड के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगा। एग्री? यस सर। 1 कूलम चार्ज पास करते हो तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? जेड के बराबर। 1 जेड के इक्वल। 1 जेड के बराबर। और अगर 1 फैरेड चार्ज पास करूंगा तो कितना डिपॉजिट होगा? इसकी 1 ई के बराबर। इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नहीं, सिंपली तो ई से करते हैं ना। यस सर। इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो सिंपल बात करें ना अपने कि 1 कूलम चार्ज दूंगा तो जेड के बराबर डिपॉजिट होगा, और 1 फैरेड पास करूंगा तो ई के बराबर डिपॉजिट होगा। बोल सकते हैं ऐसे? यस सर। यस। अब आपको पता होना चाहिए कि जेड क्या है और ई क्या है। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। Equivalent इक्विवेलेंट weight। वेट
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। Yes, इक्विवेलेंट sir. वेट कैसे निकालते हैं? फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। और जेड कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट में भी एन फैक्टर का डिवाइड कर देना, मतलब एम डैश अपॉन एन एफ, एम डैश अपॉन एन एफ। अब अगर आपकी ये बात सारी तैयार हो गई है तो बेटा 1 सेकंड में आपके क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे। सपोज मैं कह रहा हूं एज एग्जांपल, ये रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन लिया, सिल्वर डिपॉजिट कराना है अपने को, तो ऑन पासिंग 1 farad charge, how much silver is deposited? क्या आंसर दोगे? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ऑन पासिंग 1 farad charge, हाउ मच सिल्वर इज डिपॉजिटेड? 108 ग्राम। 108 ग्राम। कैसे निकाला? सर उसका एन फैक्टर 1 और उसका मोलर मास 108 होता है एजी का। बिल्कुल सही है बेटा। 1 farad चार्ज पास कर रहे हो तो इसका इक्विवेलेंट वेट तो आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा? फार्मूला वेट ऑफ सिल्वर अपॉन एन फैक्टर। और सिल्वर का Ag+1 है, आयन है, तो इसका एन फैक्टर तो 1 आएगा। Ag का मोलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 108 ग्राम। देखो कितना इजी क्वेश्चन होगा, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिल्वर के केस में 1 farad चार्ज करोगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। Ag का एन फैक्टर पता होना चाहिए, 1 होता है, ये आ गया आपके पास। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं बेटा, मेरा मेन पर्पज है आपको रटाना नहीं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो आप जिस भी लेवल पे जाओगे क्वेश्चन आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसी केस में मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, देखो इसी केस में ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज, हाउ मच silver is deposited? On passing 1 coulomb charge, 108। इतना ही आ जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि अब की बार कितना पास किया मैंने? 1 कूलम चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज पास करते हो तो कितना डिपॉजिट होता है? Z के बराबर। और सिल्वर का Z क्या आएगा? m डैश अपॉन n फैक्टर इंटू f। यही है ना? जब मैं 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो कितना डिपॉजिट होगा? अभी सारी डिस्कशन तो इसी पे थी ना। 1 farad पास करोगे तो इक्विवेलेंट वेट E के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होता है, E इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। और अगर 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है? Z के बराबर। Z क्या होता है? m डैश अपॉन एन एफ। यही तो किया था ना अभी। तो कितना आ जाएगा देखो, m डैश कितना है? 108। n कितना है? 1 फैक्टर करना होगा तो 96500 करके ग्राम निकालोगे तो इतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा आपको। सपोज मैंने आपको दे दिया बेटा, हमें ये एक और कर देते, कॉपर सल्फेट ले लिया सपोज एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट में मैं कहता हूं कि पासिंग 1 farad चार्ज, हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड? फटाफट आंसर चाहिए मुझे। अब ये फार्मूला बेस नहीं रह गया, वो W इज इक्वल टू ZIT यूज करते रहो। 31.75 1 farad चार्ज, 1 farad चार्ज, गुड बेटा। 1 farad चार्ज पास करूंगा तो कितना डिपॉजिट होगा कॉपर? उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का इक्विवेलेंट 63.5/2। हाँ बस हो गया आंसर बेटा। फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो फार्मूला वेट कितना है कॉपर का? 63.5। एन फैक्टर कितना है? 2। फिर एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया H2O का इलेक्ट्रोलिसिस।
electrolysis. On passing 1 farad charge, what volume of O2 is evolved? लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा. Electrolysis of H2O on passing 1 farad charge, what volume of oxygen is evolved? क्या करोगे बेटा? 1 farad है तो 1 farad में कितना ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा ये तो क्लियर है कि उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? फार्मूला वेट अपॉन 5.6 लीटर. हाँ उतना आ जाएगा, देखते हैं अभी. देखो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर. तो फार्मूला कितना आएगा ऑक्सीजन का? 32. एन फैक्टर बताना बेटा ऑक्सीजन का. 4. रट डालो बेटा, रट डालो, इलेक्ट्रोलिसिस में रट डालो. क्वेश्चन आते हैं इसी से. हाइड्रोजन के लिए एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर चिल्ला चिल्ला के पिछली बार बताया था, इस बार और चिल्ला रहा हूं. और वाटर हो तो एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर 4, हाइड्रोजन और H2O में एन फैक्टर 2. ऑक्सीजन की बात कर रहा है, एन फैक्टर 4. कितने ग्राम आया? 8 ग्राम. अब काम खत्म नहीं हुआ, अब हमारे पास वेट आया है. मोल कंसेप्ट यूज करो. मोल कंसेप्ट यूज करोगे, इक्विवेलेंट वेट आ गया, मतलब वेट आ गया 1 फेरेड पर 8 ग्राम. या फिर अब क्या आ गया? फिर हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन फार्मूला वेट, या मोल इंटू, ये मोल तो आ गया, वॉल्यूम इंटू अपॉन 22.4. तो वॉल्यूम निकालना है अपने को, कुछ नहीं पूछता है तो एनटीपी पूछ रहा है इसका मतलब. तो वेट आ गया 8, मोलर मास वापस आ गया 32, वॉल्यूम निकालना है 22.4, 8 4 जा 32, 5.6. तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर. और इवन शॉर्टकट मेथड पिछली क्लास में मैंने इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से बताए थे आपको. क्या आप इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हो? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी मेथड यूज कर सकते हो. एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो इजी लगे. इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना क्या? वॉल्यूम. तो इक्विवेलेंट का एक फार्मूला होता है, अगर 11th वाला यूज करना है तो मोल इंटू एन फैक्टर. और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? जो भी आपका Q है, चार्ज है, डिवाइडेड बाई F. मोल जो होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 आएगा. एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4, Q दे रखा है 1 फेरेड, नीचे भी फेरेड, तो फेरेड 1 हो गया. ये आ गया 5.6. तो V इज इक्वल टू 5.6. चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो 11th क्लास वाला इक्विवेलेंट वाला, चाहे आज वाला यूज करो इलेक्ट्रिसिटी वाला. तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि भाई कितने अमाउंट में कौन सी चीज बनेगी और कौन सी चीज बनेगी और कितनी बनेगी. तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड पार्ट होता है. अब जो हमारा पॉइंट आता है इसके बाद, फेराडे लॉ के बाद, इसके बाद आता है हमारा एक, ये जो हम यूज करते हैं पोटेंशियल वर्ड, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो. ये क्या चीज होते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. नॉर्मल और स्टैंडर्ड स्टेट. नॉर्मल और स्टैंडर्ड स्टेट. देखो बच्चों, सपोज कोई भी आप मेटल का, जैसे कॉपर की रोड लिया आपने, सपोज कॉपर रोड लिया और इसको उसी के सॉल्यूशन में डाल दिया आपने.
कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो ये जो कॉपर इधर आयन है, इसका इलेक्ट्रोलाइट है, इधर इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसकी सरफेस के ऊपर यह इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग प्रोसेस होती है इंटरफेस पे, इस जगह पे, और जिससे क्या होता है यहाँ प्लस माइनस सेटअप होते हैं। तो ये जो यहाँ पोटेंशियल सेटअप होता है, इस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल सेटअप बिटवीन ये वाला, ये चीज जो है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक सरफेस बोल सकते हो और इसको इलेक्ट्रोलिटिक सरफेस। पोटेंशियल सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सरफेस is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इंटरफेस होती है, जिस जगह पे ये दोनों होता है इंटरफेस होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप ये रिएक्शन जो है कॉपर को Cu+2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो या Cu+2 को कॉपर में भी गेनिंग या लूजिंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कर सकते हो। अगर इसमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस अब डिपेंड करता है ये कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किससे रिलेटेड है। अगर ये रिलेटेड होता है रिलेटेड विद लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या किससे रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड विद गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्वेश्चन की चॉइस होती है, किसी से भी आप गेनिंग में भी कर सकते हो और आप लूजिंग में भी कर सकते हो। रिलेटेड विद लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लूजिंग जब इलेक्ट्रॉन होती है तो प्रोसेस जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अगर आप गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। मतलब इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो अब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड पोटेंशियल होगा तो इसको हम बोल देंगे ई ऑक्सीडेशन, या क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी भी रिएक्शन का इसको बोलेंगे, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर यही रिएक्शन में उल्टी लिख देता हूं Cu+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बेटा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन प्रोसेस हो गया, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी इलेक्ट्रोड के लिए ई रिडक्शन। ई रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों की वैल्यू जो होगी, अगर रिएक्शन सेम है, नोट फॉर सेम रिएक्शन फॉर सेम स्पीसीज, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई रिडक्शन होगा, वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। फॉर सेम स्पीसीज ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन इज अपोजिट। मान लेते हैं इसकी एक्स वैल्यू आ रही है एक ऑक्सीडेशन वाले की, तो रिडक्शन की वैल्यू अगर यही चीज है, स्पीसीज यही है, तो वो -x आ जाएगी। तो आप एक ही वैल्यू निकाल लो, कोई दूसरे में साइन चेंज कर दोगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय रिडक्शन हो जाएगा। मतलब बड़ा इंट्रो अभी आज जो है मैं इसका, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका ये करेंगे, तो इंट्रो दे रहा हूं एक तरह से मैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी हम एक मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट आयन में डालते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल सेटअप होता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमारा क्या है, हमारे ऊपर बेस है, हम किस टाइप का पोटेंशियल लेते हैं, मतलब रिएक्शन पर बेस है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिलेटेड विद रिडक्शन प्रोसेस इज रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर सेम स्पीसीज वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगी, सिर्फ साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। जैसे मैंने बोला ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान लो आपने कुछ सपोज कुछ वैल्यू निकाल ली 0.3 ई ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन हो जाएगा -0.3।
अब एक वर्ड और लिखा, ये जो मैं बात कर रहे हैं नॉर्मल कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या लेते हैं, जिस टाइम पे पोटेंशियल मेजर्ड करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन, अगर कोई सॉल्यूशन में तो 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 बार प्रेशर फॉर गैसेस, गैस है तो उनका 1 बार प्रेशर पर मेजर करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 बार प्रेशर फॉर गैसेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी स्टैंडर्ड, की कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन हो और प्रेशर 1 बार प्रेशर हो। अगर गैसेज है तो प्रेशर लेंगे, अगर गैसेज नहीं है तो प्रेशर नहीं, फिर कंसंट्रेशन ही लेंगे। इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन को ई नोट लिख के यूज कर लेंगे। कैसे, एग्जांपल ऊपर वाला ही वापस लेते हैं अपने, और ये पोटेंशियल फिक्स होंगे। सपोज एज एग्जांपल, सपोज हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, मतलब दो बातें होगी। अब ये कॉपर है, इस कॉपर को, कॉपर की रोड को मैंने जैसे भी ऊपर लिया था आपने, कॉपर रोड को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया, लेकिन कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन, स्पेशली कॉपर की 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया आपने। अब जो सेटअप डिसाइड होगा यहां पर, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ये ई नोट होगा। अब ई नोट जो ये स्टैंडर्ड है, ये भी दो टाइप का हो सकता है। अब ये ई नोट जो है रिडक्शन से रिलेटेड है या ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होगा तो ई नोट ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन से रिलेटेड होगा तो ई नोट रिडक्शन होगा। जब ई नोट ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब एसओपी बोला करूंगा मैं। ई रिडक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड वाले ई नोट रिडक्शन को क्या बोलेंगे, जरा बताओ। अब क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर रहे अभी हम। ई नोट रिडक्शन को क्या बोलेंगे, जरा बोल के बताओ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या शॉर्टकट में मैं बोलूंगा तो एसआरपी बोलूंगा। जैसे कॉपर के लिए बताया गया है कि अगर कॉपर में ई नॉट Cu+2 से Cu लिख दूं मैं, तो देखो +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये ई नोट रिडक्शन हो गया। और इनकी फिक्स वैल्यू होती है, जो एसआरपी वैल्यू है वो फिक्स कर लिया, एसओपी उसका साइन चेंज कर लेंगे हम। ई नोट रिडक्शन कॉपर के केस में जो होती है वो होती है +0.34 वोल्ट, याद करनी है आपको। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है वो फिक्स है 0.34 वोल्ट। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं, ई नॉट Cu+2, मतलब ये तो ई नोट ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, इसी सेल के लिए, कॉपर के लिए। तो जो हाँ, जो वैल्यू रिडक्शन में होगी, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा स्टैंडर्ड केस में, ये हो जाएगी -0.34।
जीरो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में होती है ऐसे देखो, मैं कुछ और रिडक्शन वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है ये याद करनी है आपको, काम आएंगी। जैसे ये जिंक वाला है, फिर देखो जिंक वाला, जिंक है उसकी वैल्यू याद करनी है। देखो ई नॉट स्टैंडर्ड वाली याद करनी है, बाकी तो कैलकुलेट हो जाएंगी। ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, मतलब ई नॉट रिडक्शन आ गया जिंक वाला, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, याद करनी है आपको। तो ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.76। प्लस में 0.76 वोल्ट। एटलीस्ट जो वैल्यू बताता जा रहा हूं बेटा वो याद करनी है। और अभी क्या किया है, अभी जो हमने स्टैंडर्ड ये वैल्यू जो निकाली है ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली है। तो ई नॉट अगर मैं हाइड्रोजन का रिडक्शन ले लूं, हाइड्रोजन गैस का, तो ये ई नॉट रिडक्शन होगा। इसकी वैल्यू जो असाइन की गई है वो 0। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ये वैल्यू ले लूं तो कितना आएगा बेटा? ई नॉट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा स्टैंडर्ड? 0। 0। तो इसलिए हाइड्रोजन को जो है रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इससे हमने आर्बिट्री, साइंटिस्ट लोगों ने आर्बिट्री कह दिया कि हाइड्रोजन के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो आपका 0 होगा। उसके रिस्पेक्ट में दूसरों के हमने कैलकुलेट करके बनाए हैं। तो ये आपका, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE कैसा होता है देखते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक हम बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम क्या करते हैं, H+ आयन का एक सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कोई भी एसिड ले लो आप, जैसे HCl ही ले लिया, H+ आयन। H+ आयन किस में ले सकते हो, जैसे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी H+ आयन का सॉल्यूशन ले लिया, कुछ भी ले लो। 1 मोलर। हाँ अभी बता रहा हूं, वो H+ आयन का सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, यहां एक वायर लिया कोई प्लेटिनम का, वायर के साथ प्लेटिनम की एक फॉइल डाल दी। ये मैंने यहां प्लेटिनम का वायर लिया है और ये एक प्लेटिनम की फॉइल ले ली मैंने, और यहां से मैंने H2 गैस पास कर दी। तो ये गैस इधर से जाएगी और यहां प्लेटिनम की फॉइल पर इकट्ठा होगी, और इधर H+ आयन का सॉल्यूशन है। अगर मैं सिर्फ इतना रखता हूं तो ये मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड कब होगा, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना ले लें हम, 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन ले लो, और हाइड्रोजन गैस कितनी पास कर दो आप, 1 बार या 1 ATM भी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। तो 1 बार हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर सॉल्यूशन ले लूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा इसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोट जो है वो ऑलवेज, चाहे रिडक्शन हो और ई नोट ऑक्सीडेशन हो, ऑलवेज कितना लेना है, 0, ऑलवेज 0 लेना है आपने। ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन ऑलवेज 0 लेना है। अगर ये चीज चेंज हो गई तो फिर ये 0 नहीं आएगा बेटा, वो कितना आएगा वो हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो 1 मोलर और 1 बार। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जितना भी स्टैंडर्ड वैल्यू है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उस स्टैंडर्ड वैल्यूज के बेस पर एक सीरीज तैयार करी है और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये बीकर
वाला बता दो एक बार, फिर से समझ नहीं आया। इसमें बेटा क्या चीज समझ नहीं आई, जरा मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगा आपको क्या चीज। क्या ये इंस्ट्रूमेंट समझ नहीं आया? एक गिलास सर ले एक बार बता दो हाँ, सारा। एक पानी का गिलास ले लो, उसमें कोई H+ आयन वाला सॉल्यूशन डाल दो, एसिड या कुछ भी H+ आयन। उसके ऊपर कोई ऐसा सेटअप ट्यूब, ग्लास की ट्यूब डाल दो जिसमें वायर के साथ साथ हाइड्रोजन गैस पास हो रही हो। तो इस टाइप का जो एक ये सब कुछ सेटअप तैयार हो गया, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर इसमें जो आपने H+ आयन एसिड का सॉल्यूशन लिया वो 1 मोलर लिया और हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर पास किया आपने, तो ये फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल सेटअप होगा, जो भी पोटेंशियल जो H+ आयन और हाइड्रोजन गैस के बीच में पोटेंशियल सेटअप होगा, वो हम 0 मान लेंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे जब कभी भी आ जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या आंसर दोगे? 0। 0। आर्बिट्री वैल्यू है ये, हाँ साइंटिस्ट लोगों ने मतलब इसको एज्यूम किया है, इसी के हिसाब से दूसरों की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। अब देखो तो इससे क्या है, जो ऊपर वाला सारा जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था वो मैं इस चीज के लिए तैयार कर रहा था। एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम जिस भी चीज का इलेक्ट्रोड बनाएं तो उसका पोटेंशियल सेटअप करेंगे, और पोटेंशियल जो सेटअप होगा वो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएंगे, स्टैंडर्ड वो भी रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखेंगे। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द arrangement of species in increasing और डिक्रीजिंग, कोई भी ले लो, चाहे इंक्रीजिंग ले लो या डिक्रीजिंग ले लो। द अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। The arrangement of species in increasing or decreasing order of their standard reduction potential, मतलब SRP value। The arrangement of species in increasing or decreasing order of their standard reduction potential or SRP value in a series is known as electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब ECS। जितने भी स्पीसीज हैं उन सब के हम प्रैक्टिकली पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन को 0 लेकर के उसके रिस्पेक्ट में निकालते जाएंगे, कितना चेंज आ रहा है उसको एक सीरीज में अरेंज करेंगे। इस सीरीज को हम ECS बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। इसका एक जनरल आइडिया मैं आपको बताऊं, वैसे तो सीरीज में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जब आप पूरी स्पीसीज को आप अरेंज करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज याद करनी पड़ती है हमें। तो इस पूरी सीरीज में वैसे तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन पूरी सीरीज में जो लिथियम है, Li पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन देके आपने Li बनाया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया SRP वैल्यू। तो इसकी SRP वैल्यू जो आई मोस्ट नेगेटिव आई, मोस्ट नेगेटिव मतलब माइनस में अप्रोक्सीमेट माइनस में 3.42 वोल्ट आ गई। फिर और एल्कली मेटल आते गए, जो इंपोर्टेंट कुछ वैल्यू है वो मैं बताता जा रहा हूं। फिर हमने जैसे सपोज जिंक की नोट की, Zn 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग कैसे ही करो उससे SRP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया था, जिंक की आपकी वैल्यू आई थी SRP वैल्यू 0.76 वोल्ट। तो देखो ये -3 है, ये -0.6 है, इससे ये ज्यादा हो गया। ऐसे चलते गए तो हाइड्रोजन देखा हमने
H+ आयन इलेक्ट्रॉन H2, हाइड्रोजन की 0 साइन की हमने वोल्ट। ऐसा नहीं है कि बीच में और एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट बहुत सारे हैं बेटा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हैं जो काफी काम आनी है हमें, जो याद होनी चाहिए आपको, वो रखता जा रहा हूं मैं। फिर ऐसे करते करते आगे देखा हमने, फिर कॉपर आया, प्लेसिंग है सबकी अलग अलग, अगली क्लास में याद भी करवा दूंगा, ये एनसीईआरटी वाली याद कर लो तो बहुत बेस्ट है। जैसे कॉपर आया, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कॉपर ने रिडक्शन किया, उसकी वैल्यू डिसाइड की, तो प्लस 0.34 वोल्ट, अभी मैंने दूसरी जगह लिखा भी था। ऐसे नीचे चलते जाओगे तो सिल्वर, गोल्ड, ये सब आते जाएंगे, चलते चलते मेटल खत्म हो जाएंगी, फिर नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगी, और नॉन मेटल आते आते और आते चलते जाओगे आप, तो यहां पर आपकी जैसे आयोडीन है, फिर आपकी और भी आती जाएंगी, ब्रोमीन है, और चलते चलते लास्ट में जो आएगा फ्लोरीन आ जाएगा। इसकी जो होगी प्लस में मोस्ट पॉजिटिव, ये जो है 2.9 8 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 3 ये भी है, तो ये वैल्यू आएगी। तो ये एक पूरी सीरीज तैयार हुई। तो इस सीरीज में आप देख सकते हो ना, इसको मैंने अरेंज किया है, एलिमेंट को उनकी एसआरपी वैल्यू के बेस पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे अरेंज किया है। और अगर आप देख रहे हो तो ये एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। आप जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव से कहां की तरफ जा रही है? मोस्ट पॉजिटिव। अगर आप फ्लोरीन को ऊपर रखो तो लिथियम को नीचे कर देना, फिर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जितनी भी आपके पास स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज करके एक सीरीज बनाते हैं। दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ऑन द एसआरपी वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, मोस्ट पॉजिटिव फ्लोरीन। फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे हाईएस्ट है। हाँ बोलो। सर इसका मतलब ये कि नीचे जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती जा रही है। नहीं नहीं, यहाँ नो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एसआरपी वैल्यू। एसआरपी वैल्यू इज द डिफरेंट थिंग और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द डिफरेंट थिंग। मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ती जा रही है। नहीं बेटा, वही मना कर रहा हूं मैं कि रिलेट नहीं कर सकते, हम रिलेट नहीं कर सकते। एसआरपी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और एक तीसरा एटोमाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर से बनती है, तो डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते हम इस हिसाब से। तो आप बोलोगे कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर सबसे कम है, तो ऐसा नहीं है ना, तो आप रिलेट मत करना, मैं इसी चीज के लिए मना कर रहा हूं आपको। तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एसआरपी वैल्यू से रिलेट नहीं करेंगे। एसआरपी वैल्यू एक डिफरेंट थिंग है जो सेल बनाने में यूज होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं उसको। क्लियर? हो सकता है कभी आपने याद कर लिया हो, लेकिन वो फंडा नहीं है, वो बेस नहीं है। इस हिसाब से आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हुई, तो सबसे कम किसकी हुई फिर? इस हिसाब से खुद सोचो, आपके हिसाब से किसकी कम हुई फिर? सर एक बार रिपीट करना। आपने ये बोला कि सर इस एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, इसका मतलब आप सीधा चले गए एक नए कंसेप्ट के, सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सीजीएम की कम होती फिर। तो लेकिन यहां तो लिथियम है फिर। यस सर, ओके समझ गए ना? तो ये बात है। तो एसआरपी को रिलेट नहीं करना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। अभी मैं यहां छोड़ रहा हूं आज का टॉपिक। आई एम लिविंग टुडे टॉपिक एट दैट पॉइंट which has the highest SRP value? हाईएस्ट फ्लोरीन की। Highest SRP value, standard reduction potential of fluorine. And which have smallest SRP value? Lithium. Which have zero SRP value? हाइड्रोजन। क्लियर? और बाकी जितने वैल्यू हैं नेक्स्ट क्लास में जो आओ, तो ये याद रखना तो ज्यादा बेटर है। और एनसीईआरटी से अगर याद करके आ जाओ सीरीज, तो ये तो जो है ज्वेल ऑन द क्रॉन हो जाएगा, मतलब जो हो जाएगा आइस ऑन द केक हो जाएगा, कि अगर याद करके आए तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगला वाला टॉपिक आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट है आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, और उसके बाद फिर आपको कि आपका फेज टेस्ट होगा।
जितने चैप्टर हैं सारा मिला करके, और उससे आपका एक एनालिसिस निकलेगा कि आपका अभी कहाँ लेवल है कंपटीशन में, कहाँ जा रहे हो अभी आप। तो एनीवे, लेट्स सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। हेलो। Yes, sir. Sir, एक क्वेश्चन है। हाँ बोल दो। सर अभी आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था कि जो एक एफसीसी यूनिट सेल है वो 6 और यूनिट सेल से शेयर होगा। हाँ ठीक है। तो सर वो तो कोई सा भी क्यूबिक यूनिट सेल लें तो वो 6 यूनिट सेल से ही शेयर होगा ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, क्योंकि वो एक्चुअली क्यूब की बात कर रहा है वो। ठीक है। ओके सर। ओके, नाउ आई एम लीविंग।